हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बेसिडियोमाइकोटिना, ये सब डिवीज़न है। पहले हमने किया था एस्कोमाइकोटिना, आज स्टार्ट करेंगे बेसिडियोमाइकोटिना जो कि एक सब डिवीज़न है, उसके सामान्य लक्षण, बेसिडियोमाइकोटिना के जनरल कैरेक्टर्स। इससे पहले मैंने एस्कोमाइकोटिना में आपको 3 कवक पढ़ाए थे बच्चों, एस्परजिलस और क्लेविसेप्स और तीसरा कवक पेजाइजा। अब लास्ट सब डिवीज़न जो है आपके कोर्स में है बेसिडियोमाइकोटिना। इसके सामान्य लक्षण अपन इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही मैं इसकी PDF फाइल भी शेयर करूंगी। आज पार्ट फर्स्ट बेसिडियोमाइकोटिना के सामान्य लक्षणों का पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस करते हैं इसके थैलस के बारे में और यह जो है इसके प्रकृति के बारे में। ये बेसिडियोमाइकोटिना जो सब वंश है, आप देखिए फर्स्ट कैरेक्टर, इसमें लगभग 550 वंश हैं और लगभग 25,000 अधिक डिफरेंट जो हैं जातियां देखने को मिलती हैं और अधिकांश जातियां जो हैं परजीवी यानी पैरासाइट के रूप में देखने को मिलती हैं। कीट जिन्हें रस्ट कहते हैं और स्मट जो हैं इस समूह के 2 मुख्य परजीवी वंश हैं और ये जो वंश हैं ये पोएसी, जिसमें आपके जो हैं ग्रेन फूड ग्रेन्स आते हैं, पोएसी कुल के सदस्यों पर विनाशकारी रोग जो है वो पैदा करते हैं। अब जैसे कुछ वंश हैं, आपने एगैरिकस सुना होगा, इनका कॉमन नेम जो है मशरूम जो है, मशरूम आपने देखा होगा बारिश में जो छतरियाँ जैसी उग जाती हैं वो उन्हें कहते हैं मशरूम और इसका जो बॉटनिकल नेम है एगैरिकस। इसी तरह से पॉलीपोरस है, पफ बॉल्स हैं, पोरफंजाई हैं, ये कुछ अन्य जो है मृतोपजीवी कवक हैं इस वंश के। तो मृतोपजीवी कवक बेसिकली यहाँ उदाहरण जो लिखे हुए हैं मैंने एगैरिकस और पॉलीपोरस, सेप्रोफाइटिक लिखा है, सेप्रोफाइटिक मतलब मृतोपजीवी कवक है इस वंश के। अधिकांश कवक जो बेसिडियोमाइकोटिना में मिलते हैं वो स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल, स्थलीय मतलब बच्चों जो ज़मीन पर ग्रो करते हैं। तो अधिकांश कवक बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर स्थलीय कवक हैं। अब जहाँ तक हम कवक जाल और माइसीलियम की बात करते हैं, इसमें जो कवक जाल है, क्योंकि ये बेसिडियोमाइकोटिना सबसे उच्च श्रेणी, इसमें जो कवक आते हैं सबसे उच्च श्रेणी के कवक आते हैं, तो कवक जाल जो है देखने में एकदम सुविकसित, वेल डेवलप होता है, शाखित होता है यानी ब्रांच्ड होता है, पटयुक्त मतलब पट उपस्थित या सेप्टेड होते हैं। और जो भी सेप्टा होता है, जो पट होता है, वो जो ये 2 गण स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं, यूरिडिनल्स और ऑस्ट्रिजेनल्स। ऑस्ट्रिजेनल्स में आपका हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रिलेगो और यूरिडिनल्स में इम्पॉर्टेंट कवक पढ़ेंगे पक्सिनिया, जिसके द्वारा कीट रोग होता है। तो जहाँ बात कर रहे थे कि जो कवक जाल है वो सुविकसित होता है, शाखित होता है और पटयुक्त होता है। अब जो 2 गण यहाँ पर दिए गए हैं, यूरिडिनल्स और ऑस्ट्रिलेजिनल्स, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। इन 2 गणों में जो पट होते हैं, जो सेप्टा होते हैं, वो बिल्कुल सरल होते हैं। आपको मालूम है कि जो सेप्टा में जो है, आपको पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, सेप्टा बिल्कुल सरल होता है और उसमें जो है एक छिद्र होता है सेप्टा में, जिससे कोशिका द्रव्य एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो है स्थानांतरित हो सके। अब बच्चों ध्यान रखो, एक ऑर्डर गण यहाँ दे रखा है, मैंने लिखा है एगैरिकल्स। ये जो गण एगैरिकल्स है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसके अंदर जो छिद्र होता है, सेप्टा के अंदर जो छिद्र होता है वो ढोल छिद्री, इसे हम कहते हैं डोलीपोड सेप्टा, मतलब जो पट होता है वो ढोलक के आकार का होता है, जिसे हम कहते हैं डोल छिद्री या डोलीपोड सेप्टा। ये इस एगैरिकल्स का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो, और एग्ज़ाम में कभी रिक्त स्थान भरों में ये क्वेश्चन आ जाता है कि डोलीपोड सेप्टा कौन सी क्लास का
या कौन से कवक का जो है इम्पोर्टेंट लक्षण है। तो बेसिडोमाइकोटिना में भी केवल क्लास या गण एगेरिकल्स में ये डोलीपोड सेप्टा यानी ढोल छिद्री पट देखने को मिलता है। अब हम कवक जाल की जब बात करते हैं, 7th कैरेक्टर आप देखिए, 7वां कैरेक्टर, इसकी बेसिडोमाइकोटिना की जो जीवन चक्र में जो कवक जाल जो है 2 या 3 अवस्थाओं में देखने को मिलता है। अब पहला मैंने लिखा है प्राइमरी माइसीलियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक कवक जाल। स्टूडेंट्स, 3 तरह के कवक जाल इसमें देखने को मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो फर्स्ट जो कवक जाल है प्राइमरी माइसीलियम, कैसे बनता है आप देखो। बेसिडोमाइकोटिना में बीजाणु होता है, बेसिडियो बीजाणु, मैंने लिख रखा है बेसिडियो स्पोर। बेसिडियो बीजाणु अंकुरण यानी जर्मिनेट करेगा और प्राथमिक कवक जाल का निर्माण होगा। इस प्राथमिक कवक जाल की प्रत्येक कोशिका जो है उसमें अगुणित केंद्रक जो है उपस्थित होता है, इसलिए प्राथमिक कवक जाल जो है हम कहेंगे एक केंद्र की यानी मोनोकैरियोटिक होता है। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कवक जाल का निर्माण बेसिडो बीजाणु के अंकुरण से होता है और ये मोनोकैरियोटिक या हिंदी में कहेंगे एक केंद्र की होता है। और ये प्राइमरी कवक जाल या प्राथमिक कवक जाल जो है बहुत कम टाइम तक जीवित रहता है यानी अल्पकालिक होता है। शीघ्र ही ये द्वितीयक कवक जाल में परिवर्तित हो जाता है और या द्विकेंद्र की हो जाता है। अब सेकंड टाइप का जो माइसीलियम हम पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी माइसीलियम, जिसे हम कहेंगे द्वितीयक कवक जाल। अब आप देखिए इस द्वितीय कवक जाल का निर्माण कैसे होता है। प्राथमिक कवक जाल यानी प्राइमरी माइसीलियम, इसका जो है डाई कैरियोटाइजेशन मैंने लिखा है इधर, आप देखिए डाई कैरियोटाइजेशन, हिंदी में इसे कहेंगे द्विकेंद्र की भवन। तो प्राथमिक कवक जाल का द्विकेंद्र की भवन होता है, डाई कैरियोटाइजेशन होता है, उससे जो है द्वितीय कवक जाल यानी सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण होता है। अब ये ABC कैसे होता है प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण की, मैंने नीचे लिख रखा है एरो मार्क करके कि द्वितीय कवक जाल के विकास की सामान्य विधियां, कौन कौन सी विधियों से प्राथमिक कवक जाल सेकेंडरी कवक जाल में परिवर्तित होता है। पहली विधि आप देखिए, प्राथमिक कवक जाल की दो कोशिकाएं आपस में जब संलयन उनका हो जाएगा तो सेकेंडरी कवक जाल का निर्माण होगा। दूसरा, 2 बेसिडो बीजाणु, आपको बताया है बेसिडो बीजाणु में एक केंद्रक होता है और जो है अगर 2 बेसिडो बीजाणु आपस में उनका संयुग्मन हो जाता है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभेद के बेसिडो बीजाणु का आप बीच में संयुग्मन हो जाता है तो द्वितीय कवक जाल निर्माण होता है। तीसरा C कैरेक्टर देखिए, एक प्रभेद के, एक स्ट्रेन के या एक प्रभेद के प्राथमिक कवक तंतु का दूसरे प्रभेद के अचल पुंमणु मतलब स्पर्मेशिया या नर युग्मक के साथ संयोजन। तो एक प्रभेद का जो है प्राथमिक कवक तंतु और दूसरे प्रभेद का स्पर्मेशिया, जिनको हमने लिखा है अचल पुंमणु का आपस में संयोजन होगा तो सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सेकेंडरी माइसीलियम में प्रत्येक कोशिका में मैंने लिखा है हेट्रोकैरियोटिक डाइकैरियोन। हेट्रो मतलब विषम, कैरियो मतलब केंद्रक, डाई मतलब 2, कैरियो मतलब केंद्रक। तो पूरे टर्म को कहेंगे हेट्रोकैरियोटिक डाइकैरियोन मतलब विषम केंद्र की केंद्रक युग्मन। तो सेकेंडरी या द्वितीय कवक जाल की प्रत्येक कोशिका के अंदर विषम केंद्र की केंद्रक युग्मक, क्या मतलब है, प्रत्येक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक होंगे और 2 केंद्रक जो है पास पास जोड़े में रहेंगे, एक पॉजिटिव प्रभेद का होगा और एक नेगेटिव प्रभेद का, इसे कहते हैं विषम केंद्र की केंद्रक युग्मक। तो 2 केंद्रक जोड़े में रहेंगे, एक पॉजिटिव प्रभेद का होगा और नेगेटिव प्रभेद का होगा।
तो द्वितीय कवक जाल में प्रत्येक कोशिका में ये विषम केंद्र की केंद्रक युग्मक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम टर्शरी माइसीलियम यानी तृतीयक कवक जाल। तो ये जो बेसिडोमाइकोटिना ये समूह है, इसमें अनेक सदस्यों में द्वितीयक कवक जाल, तो सेकेंडरी कवक जाल जो है वो संगठित हो जाता है, यानी मिल जाता है और एक फलन पिंड का निर्माण करता है। उस फलन पिंड को हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। तो बेसिडोमाइकोटिना में जो फलन पिंड होता है उसे हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। और ये जो बेसिडियोकार्प होता है बच्चों, ये तृतीयक कवक जाल यानी टर्शरी माइसीलियम को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इसका निर्माण द्वितीय कवक जाल से हुआ है और द्वितीय कवक जाल की सभी कोशिकाएं जो हैं वो डाइकैरियोटिक हैं, तो तृतीय कवक जाल में भी प्रत्येक कोशिका जो है वो द्विकेंद्र की यानी डाइकैरियोटिक होगी। समझ में बच्चों? तो तीन तरह के कवक जाल आपको बेसिडोमाइकोटिना में देखने को मिलेंगे। प्राथमिक कवक जाल जो मोनोकैरियोटिक होगा, द्वितीय कवक जाल जो कि विषम केंद्र की केंद्रक युग्मन जिसमें प्रेजेंट होगा यानी द्विकेंद्र की होगा और डाइकैरियोटिक होगा, और टर्शरी माइसीलियम जो फलन पिंड के रूप में बेसिडियोकार्प के रूप में देखने को मिलेगा और जिसकी प्रत्येक कोशिका में भी द्विकेंद्र डाइकैरियोटिक कंडीशन या द्विकेंद्र की कंडीशन देखने को मिलेगी। ये तो बच्चे हुए बच्चों, इसमें बेसिडोमाइकोटिना में तीन तरह के कवक जाल के बारे में मैंने बताया। अब जो कोशिका भित्ति जो होती है बेसिडोमाइकोटिना में काइटिन और ग्लूकोन से निर्मित होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर आप लोग देखिए बच्चों कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन जो है बेसिडोमाइकोटिना में दो तरह से होता है, खंडन जिसे हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन और बडिंग जिसे कहेंगे मुकुलन। फ्रेगमेंटेशन आपको बताया था कि कवक जाल जो है खंडों में टूट जाता है किसी एक्सीडेंट द्वारा, तो हर एक खंड जो है नए कवक जाल का निर्माण करता है। बडिंग मतलब मुकुलन, कोशिका में से छोटी छोटी जो है बड्स निकलती हैं और हर एक बड से नए कवक जाल का निर्माण होता है, जैसे ईस्ट में आपने देखा है। इस पार्ट में जो लास्ट कैरेक्टर है उसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है इसमें अलैंगिक जनन। सिक्स जो कैरेक्टर है लैंगिक जनन की जगह इधर हाँ होगा अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन जो है वो उच्च वंशों में, बेसिडोमाइकोटिना में क्या है, निम्न श्रेणी के कवक हैं और उच्च श्रेणी के कवक भी हैं। तो जो उच्च श्रेणी के जो वंश हैं या उच्च श्रेणी के कवक हैं उनमें अलैंगिक जनन जो है वो एब्सेंट होता है या अलैंगिक जनन का अभाव होता है। और जिनमें भी अलैंगिक जनन देखने को मिलता है उनमें ये बीजाणु होते हैं ओइडिया के थ्रू, कोनिडिया के थ्रू और क्लैमिडोस्पोर्स या क्लैमिडो बीजाणु के थ्रू जो है ये अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। अब रस्ट और स्मट ये दो इम्पॉर्टेंट इसमें वंश हैं या कवक हैं, रस्ट फंजाई या स्मट फंजाई। रस्ट में जैसे पक्सीनिया है, स्मट में जैसे ऑस्ट्रेलेगो पढ़ेंगे। ये पक्सीनिया और ऑस्ट्रेलेगो यानी रस्ट फंजाई और स्मट फंजाई इन कवकों की लाइफ साइकिल में जीवन चक्र में जो है डिफरेंट टाइप्स के बीजाणु का निर्माण होता है। इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।